गांव के बैंगन के खेतों के बीच सूरज डूब रहा था। लाल पीला आकाश नीचे झुका हुआ था, जैसे खुद दुखी हो। शांति देवी अपने छोटे से खेत में झुकी हुई बैंगन तोड़ रही थी। उसके हाथ मिट्टी से सने थे, चेहरा पसीने से तर, लेकिन आंखों में एक अजीब सी शांति थी। मां, जल्दी चलो, अंधेरा हो जाएगा, प्रिया ने दूर से आवाज लगाई। प्रिया उसकी इकलौती बेटी थी। उम्र बस 19 साल। गोरी, साधारण सी, लेकिन आंखों में वो चमक थी जो गरीबी भी छुपा नहीं पाती। शांति देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटी, बस ये आखिरी टोकरी भर लूं। तेरी शादी का सामान इन्हीं बैंगनों से ही तो बन रहा है। दोनों माँ बेटी खेत से निकल ही रही थीं कि अचानक 4-5 जवान लड़के खेत में घुस आए। उनके हाथ में लाठियां थीं। सबसे आगे इंस्पेक्टर भैरव सिंह का खास आदमी रमेश था। अरे ओ पुड़िया, बहुत शरीफ बनती है तू गांव वालों के सामने, रमेश चिल्लाया। अभी खबर मिली है कि तू और तेरी बेटी इस बैंगन के खेत के बीच में कच्ची शराब का 2 नंबर का धंधा करती हो। कहां छुपाई है माल? निकाल बाहर। शांति देवी के हाथ से टोकरी छूट गई। बैंगन मिट्टी में बिखर गए। बाबूजी, क्या कह रहे हो? हम तो गरीब किसान हैं, दिन रात मिट्टी में अपना पेट पालते हैं। शराब तो दूर, हमने कभी किसी गलत चीज को हाथ भी नहीं लगाया। आप किसी गलतफहमी का शिकार हुए हो। रमेश हंसा। गलतफहमी? अच्छा, तो अब तू हमें कानून सिखाएगी? 2 कौड़ी की छोकरी, तोड़ दो इसके सारे खेत को। शराब यहां से छोड़ दो। प्रिया डर के मारे मां के पीछे छिप गई। शांति देवी गिड़गिड़ाई, साहब, मेरी बच्ची की शादी करनी है। मेरी जीवन भर की कमाई है ये खेत, भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दूं? तेरे भाई राजू होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। रमेश ने लात मारकर एक बैंगन का पौधा उखाड़ दिया। बैठ चलो मेरे साथ, हम इंस्पेक्टर की शिकायत तहसील ऑफिस में करेंगे। न्याय मांग, कोई फायदा नहीं। शांति देवी और प्रिया किसी तरह रोते चिल्लाते थाने पहुंची, लेकिन वहां जो हुआ उसने उनके दिल तोड़ दिए। एसपी नेहा शर्मा की केबिन में विधायक गजराज आराम से चाय पी रहे थे। दोनों काले धंधे और जमीन हड़पने की बातें कर रहे थे। जैसे ही शांति देवी और प्रिया रोती हुई अंदर घुसी, नेहा शर्मा का चेहरा चिढ़ गया। ये लोग अंदर कैसे आ गए? बाहर संतरी मर गया क्या? प्रिया हाथ जोड़कर बोली, मैडम जी, हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। आपके थाने के इंस्पेक्टर ने। चुप, एकदम चुप, नेहा शर्मा चिल्लाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में बिना पूछे घुसने की? देख नहीं रही हो, मैं विधायक जी के साथ जरूरी मीटिंग कर रही हूं। हवलदार, इन दोनों भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकालो। हवलदारों ने मां बेटी को कॉलर से पकड़ लिया। शांति देवी के घुटने सीढ़ियों पर टकराए, खून निकल आया। बाहर गिरते ही प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। विधायक गजराज अंदर हंस रहा था। मैडम जी, इन गरीबों का यही काम है, छोड़िए इन्हें। अब वो बात सुनिए, रतन मौर्य से मुलाकात करा दीजिए ना। सुजाता ग्रुप के मालिक हैं, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। नेहा शर्मा ने गहरी सांस ली। विधायक जी, रतन मौर्य कोई आम आदमी नहीं, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन। उनसे मिलना तो बड़े बड़े मंत्री भी नहीं पाते। उधर बाहर शांति देवी सीढ़ी पर बैठकर रो रही थी। मैंने कहा था ना प्रिया, ये सब मिले हुए हैं। इस दुनिया में हमारा कोई नहीं, कोई हमारी मदद नहीं करेगा। भगवान ने हमारी किस्मत में सिर्फ दुख लिखा है। दोनों मां बेटी टूटे हुए घर लौटी, लेकिन घर भी अब उनका नहीं रहा। इंस्पेक्टर भैरव सिंह को जब पता चला कि शांति देवी और प्रिया एसपी के पास शिकायत करने गई थीं, तो उसका गुस्सा फट पड़ा। अच्छा, इतनी हिम्मत उस 2 कौड़ी की बुढ़िया की। आज मैं उन दोनों का वो हाल करूंगा कि सपने में भी नहीं सोच पाएंगी। कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ियां उनके कच्चे घर के बाहर रुकीं। भैरव सिंह और उसके हवलदारों ने दरवाजा लात मारकर तोड़ा। शिकायत करेगी तू मेरी? भैरव सिंह दहाड़ा। निकालो इनका सारा सामान बाहर। हवलदारों ने घर का एक एक सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। प्रिया की शादी के लिए जोड़े गए बर्तन, कपड़े, चारपाई, थोड़ा बहुत राशन, सब सड़क पर बिखेर दिया गया। शांति देवी भैरव सिंह के पैरों में गिर पड़ी। मत करो साहब, मेरी बच्ची की शादी का सामान है, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, हमें माफ कर दो, हम अब कभी पुलिस थाने नहीं जाएंगे। लेकिन हवलदारों ने प्रिया को भी धक्का दिया। पड़ोस के लोग बाहर निकले, लेकिन पुलिस की वर्दी और बंदूक देखकर सब चुपचाप तमाशा देखते रहे। कोई एक शब्द भी नहीं बोला। जब पूरा घर खाली हो गया, भैरव सिंह ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा, अब अगर दोबारा पुलिस के खिलाफ आवाज उठाई तो घर से नहीं, इस दुनिया से ही बाहर फेंक दूंगा।
पुलिस चली गई। सड़क पर बिखरे बर्तनों और कपड़ों के बीच शांति देवी और प्रिया छाती पीट पीट कर रो रही थीं। उस रात दोनों ने कुछ नहीं खाया। रात के अंधेरे में दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और हाईवे की तरफ निकल पड़ी। चल प्रिया, आज हम किसी तेज गाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे देंगे। इस जालिम दुनिया में अब हमारे लिए कोई जगह नहीं बची। हाईवे पर सन्नाटा था। दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमक रही थीं। दोनों सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गईं। एक दूसरे को गले लगा लिया, आंखें बंद कर लीं। तभी सामने से एक बेहद महंगी चमचमाती ब्लैक एसयूवी बेहद तेज रफ्तार से आ रही थी। वो गाड़ी किसी और की नहीं थी, देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन रतन मौर्य की थी, और वो खुद ड्राइव कर रहा था। जैसे ही रतन मौर्य की नजर सड़क के बीच खड़ी दो औरतों पर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसने पूरी ताकत से ब्रेक मारा। टायरों की चीखती हुई आवाज हाईवे के सन्नाटे को चीर गई। गाड़ी फिसलती हुई महज कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। दोनों माँ बेटी झटके से जमीन पर गिर पड़ीं। मौत से सिर्फ एक पल की दूरी पर थीं। रतन मौर्य गुस्से से बाहर निकला। स्मार्ट सूट में एक दबंग रौबदार शख्स। क्या पागलपन है ये? मरने का इतना शौक है तो कहीं और जाकर मरो। मेरी गाड़ी के नीचे क्यों आ रही हो? लेकिन शांति देवी और प्रिया तो पहले ही टूट चुकी थीं। सड़क पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। हाँ बाबूजी, मार दीजिए हमें, गाड़ी चढ़ा दीजिए। क्या रखा है हमारी जिंदगी में? पुलिस वालों ने हमारी फसल उजाड़ दी, घर तोड़ दिया, मेरी बेटी का सारा सामान सड़क पर फेंक दिया। एसपी हमारी नहीं सुनती। गरीब होना इस देश में सबसे बड़ा गुनाह है। हम जीकर क्या करेंगे? मार दीजिए हमें। उनके दर्द भरे रुदन सुनकर रतन मौर्य का गुस्सा शांत हुआ। वो झुका और नरम स्वर में बोला, शांत हो जाइए काकी। क्या हुआ है आपके साथ? मुझे पूरी बात बताइए। किसने किया ये सब? शांति देवी और प्रिया रोते रोते उस रात की सारी दास्तान सुना दी। इंस्पेक्टर भैरव सिंह की दरिंदगी, एसपी नेहा शर्मा का घमंड, विधायक गजराज की मिलीभगत, सब कुछ। रतन मौर्य ध्यान से सुन रहा था। तभी स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में शांति देवी की नजर रतन मौर्य के गले में लटक रहे पुराने चांदी के लॉकेट पर पड़ी। उसकी सांस अटक गई। आंखें फटी की फटी रह गईं। शरीर कांपने लगा। वो लड़खड़ाते हुए उठी और कांपते हाथों से लॉकेट को छुआ। ये लॉकेट। उसकी आवाज गले में अटक रही थी। ये लॉकेट तो मैंने अपने छोटे बेटे राजू को पहनाया था जब वो 8 साल का था, मेले में खोने से पहले। शांति देवी ने धीरे से आंखें उठाईं और रतन मौर्य के चेहरे को गौर से देखा। आंखों की बनावट, माथे का हल्का निशान। राजू? मुंह से एक चीख सी निकली। तू मेरा राजू है? रतन मौर्य एकदम सुन्न रह गया। वो लॉकेट उसने हमेशा सीने से लगा कर रखा था, अपनी मां की इकलौती याद। उसने उस फटी पुरानी साड़ी वाली बूढ़ी औरत को देखा। मां। रतन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। सालों से जिस मां को वो ढूंढ रहा था, दुनिया का सबसे बड़ा रईस होने के बावजूद जिसे नहीं खोज पाया था, वो आज इस हालत में उसके सामने थी। रतन मौर्य अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया भी हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना बड़ा आदमी उसका खोया हुआ भाई है। मैं तुम्हारा राजू हूं मां, मैं तुम्हारा राजू हूं। रतन ने अपनी मां को गले लगा लिया। तीनों सड़क पर ही एक दूसरे को गले लगाकर रोते रहे। सालों का बिछड़ना, सालों का दर्द आज आंसुओं में बह रहा था। कुछ देर बाद जब रतन मौर्य अपनी मां से अलग हुआ तो उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसा खतरनाक गुस्सा था जो किसी ज्वालामुखी को भी शर्मा दे। मां, जिस थाने के इंस्पेक्टर ने तुम्हें रुलाया है ना, चलो मेरे साथ उसी थाने में। आज मैं देखता हूं कि इस शहर में कानून बड़ा है या सुजाता ग्रुप का रतन मौर्य। रतन मौर्य ने अपनी मां और बहन को बहुत इज्जत से अपनी करोड़ों की एसयूवी में बिठाया, गाड़ी घुमाई और सीधा उसी पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ गया जहां इंस्पेक्टर भैरव सिंह तैनात था।